जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा नाम जिसे हम सब आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर पहचानते हैं। वो शख्स जिसकी उंगली पकड़कर आजाद भारत ने अपने पहले कदम बढ़ाए। ये वही नेहरू थे जिन्होंने भारत को शून्य से उठाकर दुनिया के नक्शे पर एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की पहचान दी। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या इसमें कुछ ऐसे पन्ने भी है जो इस तस्वीर को पूरी तरह बदल देते हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उनके सिर्फ एक फैसले ने हिंदुस्तान की कहानी हमेशा के लिए बदल दी? क्या वो वाकई एक हीरो थे या उनके कुछ कामों ने उन्हें विलेन बना दिया? आज दशकों बाद भी नेहरू एक पहेली बने हुए हैं। एक तरफ उनके समर्थक हैं जो उन्हें एक दूरदर्शी नेता मानते हैं, जिन्होंने आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थानों की नींव रखी और पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए भारत के औद्योगिक विकास का खाका तैयार किया। तो दूसरी तरफ उनके आलोचक भी हैं जो उन्हें कश्मीर समस्या की जड़, 1962 के चीन भारत युद्ध में हार का जिम्मेदार और बंटवारे की त्रासदी का एक अहम किरदार मानते हैं। तो फिर सच क्या है? क्या नेहरू एक आदर्शवादी नायक थे जिनसे कुछ ऐतिहासिक गलतियां हो गई, या वो एक ऐसा नेता थे जिनकी निजी सोच और गलतियों की कीमत देश आज तक चुका रहा है? आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और नेहरू की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, उनके उभार से लेकर उनके सबसे विवादित फैसलों तक। ये कहानी है एक अमीर बैरिस्टर के बेटे चाचा नेहरू बनने की, एक स्वतंत्रता सेनानी के प्रधानमंत्री बनने की और एक नायक के खलनायक के तौर पर देखे जाने की। कहानी शुरू होती है 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के एक आलीशान घर आनंद भवन से। नेहरू का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां दौलत और सियासत दोनों सिर चढ़कर बोलती थी। उनके पिता मोतीलाल नेहरू देश के सबसे नामी और अमीर वकीलों में से थे, जिनका रहन सहन किसी राजा महाराजा से कम नहीं था। नेहरू का बचपन भारतीय जमीन पर बीता, लेकिन उनकी परवरिश पूरी तरह से पश्चिमी अंदाज में हुई। घर पर ब्रिटिश टीचर से पढ़ने के बाद सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्हें इंग्लैंड के सबसे नामी स्कूलों में से एक हैरो स्कूल भेज दिया गया। सोचिए, वो दौर जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। तब नेहरू इंग्लैंड की सबसे एलिट जगहों पे तालीम हासिल कर रहे थे। हैरो के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से नेचुरल साइंस में डिग्री ली और फिर लंदन से बैरिस्टर बनकर लौटे। इंग्लैंड में बिताए इन 7 सालों ने उनके विचारों को एक नई दिशा दी। उन्होंने फैबियन समाजवाद को समझा, जिसने उन्हें समाज के गरीब और पिछड़े तबकों के बारे में सोचने पर मजबूर किया। साथ ही आयरलैंड की आज़ादी के आंदोलन ने उनके अंदर राष्ट्रवाद का जुनून जगाया। 1912 में जब 23 साल के नेहरू भारत लौटे तो वो विचारों से समाजवादी, आदतों से अंग्रेज और दिल से एक बेचैन राष्ट्रवादी थे। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू तो की, लेकिन उनका मन कोर्ट के केस में नहीं बल्कि देश के सियासी केस में उलझा हुआ था। उसी साल उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया, पर उस वक्त की कांग्रेस की आराम कुर्सी वाली नरम राजनीति उन्हें बिल्कुल रास नहीं आई। उनकी जिंदगी में असली मोड़ आया 1916 में, जब लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में उनकी मुलाकात मोहनदास करमचंद गांधी से हुई। गांधी उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करके भारत लौटे थे और भारतीय राजनीति के केंद्र में आ रहे थे। गांधी की सादगी और आम जनता से जुड़ने की कला ने नेहरू को बहुत प्रभावित किया। ये गांधी ही थे जिन्होंने नेहरू को भारत की असली तस्वीर दिखाई और उन्हें पश्चिमी लिबास छोड़कर खादी अपनाने के लिए प्रेरित किया। गांधी के असर में आकर ही मोतीलाल नेहरू के राजकुमार ने पहली बार भारत के गांव की धूल फांकी। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में किसानों के एक आंदोलन ने नेहरू को पूरी तरह बदल दिया। वहां उन्होंने हजारों गरीब और शोषित किसानों की आंखों में बेबसी और उम्मीद का एक ऐसा सैलाब देखा जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि भारत की आत्मा आलीशान हवेलियों में नहीं बल्कि इन टूटे फूटे गांवों में बसती है। इस तजुर्बे ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। अब वो सिर्फ एक राष्ट्रवादी नहीं बल्कि जनता के नेता बनने की राह पर थे। 1920-22 के असहयोग आंदोलन में वो पूरी ताकत से कूद पड़े और पहली बार जेल भी गए। इंग्लैंड में पला बढ़ा एक अमीरजादा अब पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही बन चुका था। 1920 का दशक भारतीय राजनीति में तूफानी बदलाव का दौर था और इन बदलावों के बीच नेहरू एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे थे। गांधी के असहयोग आंदोलन ने
उन्हें राजनीति में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया था। जेल से छूटने के बाद उनका कद और भी बढ़ गया और सितंबर 1923 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बना दिया गया। लेकिन नेहरू की सोच सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी। 1926-27 में उन्होंने यूरोप और सोवियत रूस का लंबा दौरा किया। यह दौरा उनके लिए एक राजनीतिक तीर्थ यात्रा जैसा था। उन्होंने ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित राष्ट्रों के सम्मेलन में हिस्सा लिया और फिर सोवियत रूस जाकर समाजवादी क्रांति के जश्न को देखा। सोवियत मॉडल की योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था ने उन्हें काफी प्रभावित किया। उन्हें लगा कि भारत की गरीबी का इलाज भी इसी तरह की प्लानिंग में छिपा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की, उनकी नींव यहीं पड़ी थी। जब वो भारत लौटे तो उनके तेवर और तीखे हो चुके थे। वो कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा के सबसे बड़े चेहरे बन गए। 1927 के मद्रास अधिवेशन में उन्होंने पहली बार कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की मांग उठाई। यह उस वक्त एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कांग्रेस के ज़्यादातर बड़े नेता तब भी ब्रिटिश राज के तहत डोमिनियन स्टेटस से खुश थे। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लखनऊ में एक जुलूस निकालते हुए उन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। इन लाठियों की चोट ने उनके मन में ब्रिटिश राज के खिलाफ नफरत को और गहरा कर दिया। उसी साल उनके पिता मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई, जिससे नेहरू बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई, जिसका एक ही मकसद था, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। पिता और पुत्र का ये वैचारिक टकराव 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में अपने अंजाम तक पहुंचा। गांधी जी ने इस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए युवा नेहरू को चुना। ये एक तरह से पुरानी पीढ़ी का नई पीढ़ी को मशाल सौंपना था। अपनी अध्यक्षता में नेहरू ने कांग्रेस से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करवाया। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी नदी के किनारे अध्यक्ष नेहरू ने आज़ाद भारत का तिरंगा फहराया और ऐलान किया कि अब से 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस एक पल ने पूरे देश को जोश से भर दिया। इसके बाद गांधी जी के नमक सत्याग्रह से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन तक नेहरू हर संघर्ष में सबसे आगे रहे। 1930 से 1935 के बीच वो कई बार जेल गए, लेकिन जेल की सलाखें उनके विचारों को कैद नहीं कर सकी। इसी दौरान उन्होंने विश्व इतिहास की झलक, अपनी आत्मकथा और भारत एक खोज जैसी मशहूर किताबें लिखी। 1930 के दशक के आखिरी तक नेहरू कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बन चुके थे। लेकिन तभी एक और बड़े तूफान की आहट सुनाई देने लगी थी। ये तूफान था भारत के बंटवारे का, और इस कहानी में एक और किरदार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना। नेहरू और जिन्ना भारतीय राजनीति के दो ऐसे ध्रुव जिनके टकराव ने आज़ादी की लड़ाई का सबसे दर्दनाक अध्याय लिखा, भारत का बंटवारा। दोनों लंदन से पढ़े लिखे बैरिस्टर थे। दोनों की जीवन शैली पश्चिमी थी, लेकिन भारत के भविष्य को लेकर दोनों के रास्ते बिल्कुल जुदा थे। इस कहानी का एक अहम मोड़ 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद आया। कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन मुस्लिम बाहुल इलाकों में मुस्लिम लीग को भी कामयाबी मिली। जिन्ना को उम्मीद थी कि कांग्रेस, खासकर संयुक्त प्रांत, आज का यूपी, में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, लेकिन नेहरू और कांग्रेस ने यह प्रस्ताव ठुकरा दी। उनका तर्क था कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और किसी सांप्रदायिक दल के साथ सत्ता साझा नहीं कर सकती। कई इतिहासकार इसे एक बड़ी राजनीतिक भूल मानते हैं, जिसने जिन्ना को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कांग्रेस शासित भारत में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं होगी। यहीं से अलग पाकिस्तान का विचार और मजबूत होने लगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो कांग्रेस ने विरोध में प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के ज़्यादातर बड़े नेता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में थे, और इस खालीपन का जिन्ना ने पूरा फायदा उठाया। उन्होंने मुस्लिम लीग को मजबूत किया और पाकिस्तान की मांग को एक बड़े आंदोलन में बदल दिया। नेहरू और जिन्ना के बीच निजी स्तर पर भी जबरदस्त टकराव था। दोनों एक दूसरे को नापसंद करते थे। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपनी डायरी में लिखा है कि जब उन्होंने दोनों की मुलाकात करवाई तो वो 80 मिनट तक बिना किसी नतीजे के बहस करते रहे। नेहरू की नज़र में जिन्ना एक जिद्दी
और सांप्रदायिक नेता थे, तो जिन्ना नेहरू को एक अहंकारी हिंदू नेता मानते थे। 1946 तक हालात काबू से बाहर हो गए। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, जिसके बाद कलकत्ता में भयानक दंगे भड़क उठे, जिनमें हजारों बेगुनाह मारे गए। हिंसा की ये आग पूरे देश में फैलने लगी। नेहरू, पटेल और गांधी, जो हमेशा एक अखंड भारत का सपना देखते थे, अब एक भयानक दुविधा में थे। एक तरफ देश को रखने का आदर्श था, तो दूसरी तरफ देश को गृह युद्ध की आग में जलने से बचाने की चुनौती। इसी माहौल में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बनकर आए। उन्होंने नेताओं से बात करने के बाद यह नतीजा निकाला कि अब बंटवारा टाला नहीं जा सकता। 3 जून 1947 को उन्होंने अपनी योजना पेश की। भारी मंच से और देश को और खून खराबे से बचाने के लिए कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि सरदार पटेल, जो पहले बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, अब इसे एक कड़वी हकीकत मान चुके थे। उनका मानना था कि शरीर के सड़े हुए अंग को काट देना ही बेहतर है। वहीं नेहरू इस फैसले से गहरे सदमे में थे, लेकिन उन्हें भी लगा था कि गृह युद्ध से बचने का शायद यही एक रास्ता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन यह आज़ादी अपने साथ बंटवारे का वो जख्म लेकर आई जो आज तक नहीं भरा है। नेहरू को आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री का पद कांटों के ताज जैसा मिला। उन पर और पटेल पर दिल्ली और पंजाब में दंगे रोककर शांति लाने और लाखों शरणार्थियों को बसाने की भारी जिम्मेदारी थी। आलोचक आज भी कहते हैं कि अगर नेहरू ने 1937 में थोड़ी नरमी दिखाई होती तो शायद यह नौबत ना आती। वहीं समर्थक कहते हैं कि बंटवारा अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति और जिन्ना की जिद का नतीजा था, जिसे रोकना नामुमकिन हो गया था। बंटवारे के जख्मों के बीच प्रधानमंत्री नेहरू के सामने एक बिखरे हुए गरीब और पिछड़े देश को अपने पैरों पर खड़ा करने की चुनौती थी। यहीं से नेहरू की वो भूमिका शुरू होती है जिसके लिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने एक ऐसे भारत की नींव रखी जो न सिर्फ लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष हो, बल्कि विज्ञान और उद्योग की राह पर भी आगे बढ़े। नेहरू का मानना था कि भारत की गरीबी सिर्फ भाषणों से दूर नहीं होगी, इसके लिए एक ठोस आर्थिक योजना चाहिए। सोवियत मॉडल से प्रभावित होकर उन्होंने योजना आयोग बनाया और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। 1951 में शुरू हुई पहली योजना का पूरा जोर खेती, सिंचाई और ऊर्जा पर था। भाखड़ा नांगल जैसे विशाल बांधों को नेहरू आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे। उनकी दूरदृष्टि सिर्फ बांधों तक ही सीमित नहीं थी। नेहरू जानते थे कि अगर भारत को तरक्की करनी है तो विज्ञान और तकनीक को अपनाना होगा। वो अक्सर कहते थे कि भविष्य विज्ञान का है। इसी सोच के साथ उन्होंने देश में बेहतरीन शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों की झड़ी लगा दी। IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान उन्हीं के विजन की देन है। उन्होंने होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, जिससे बाद में इसरो बना, की कमान सौंपी। औद्योगिकरण नेहरू के आर्थिक मॉडल का दूसरा मजबूत स्तंभ था। उन्होंने सरकारी कंपनियों के जरिए भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए गए। आलोचक उनकी केंद्रीकृत आर्थिक नीतियों और लाइसेंस राज की आलोचना करते हैं, पर यह भी सच है कि इन्हीं नीतियों ने भारत में एक मजबूत औद्योगिक ढांचा तैयार किया। इन सब के साथ नेहरू एक मजबूत लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध थे। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को सींचा और एक जीवंत विपक्ष के महत्व को हमेशा माना। वो अपनी सरकार की आलोचना को भी ध्यान से सुनते थे। धर्मनिरपेक्षता नेहरू के लिए सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि उनके विश्वास का अटूट हिस्सा था। बंटवारे की आग देखने के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि भारत तभी एक रह सकता है जब यहाँ सभी धर्मों के लोगों को बराबर अधिकार और सुरक्षा मिले। विदेश नीति के मोर्चे पर भी नेहरू ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। जब दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के 2 खेमों में बटी थी, तब नेहरू ने मिस्र के नासर और यूगोस्लाविया के टीटो के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। इस साहसिक कदम ने दुनिया में भारत का कद बहुत ऊंचा कर दिया। नेहरू ने अपनी मृत्यु तक, यानी 27 मई 1964 तक 17 साल भारत पर शासन किया। इन सालों में उन्होंने एक नए राष्ट्र की सिर्फ रूपरेखा ही नहीं बनाई, बल्कि उसमें रंग भी भरे। लेकिन उनकी इस शानदार विरासत पर 2 गहरे धब्बे भी हैं। कश्मीर और चीन, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी उनके नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जहां एक तरफ नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं,
वहीं दो मुद्दे उनकी विरासत पर काले बादल की तरह मंडराते हैं, कश्मीर और 1962 का चीन भारत युद्ध। इन्हीं दो मुद्दों पर आलोचक उन्हें एक कमजोर, आदर्शवादी और अदूरदर्शी नेता कहते हैं। कहानी 1947 की है। जम्मू और कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह ये तय नहीं कर पा रहे थे कि वो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में, या आज़ाद रहें। इसी बीच 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों को कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। जब हमलावर श्रीनगर के दरवाजे तक पहुंच गए तो घबराए महाराजा ने भारत से मदद मांगी। 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने भारत में विलय के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। यहीं से नेहरू की भूमिका पर सवाल उठते हैं। आलोचक कहते हैं कि विलय के बाद भारतीय सेना को फौरन हमलावर को खदेड़ना चाहिए था, लेकिन नेहरू ने सैन्य कार्रवाई को अपने दोस्त और कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला की रिहाई से जोड़ दिया। इस देरी ने पाकिस्तानी हमलावरों को कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने का मौका दे दिया, जिसे आज हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके कहते हैं। नेहरू की दूसरी बड़ी गलती, जिसे उन्होंने बाद में खुद भी माना, इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र यूएन में ले जाना था। वो उम्मीद कर रहे थे कि यूएन पाकिस्तान को हमलावर घोषित करेगा, लेकिन वहां यह मुद्दा भारत पाकिस्तान विवाद बनकर उलझ गया और यूएन ने जनमत संग्रह का प्रस्ताव पास कर दिया। उनकी तीसरी गलती 31 दिसंबर 1948 की आधी रात को युद्ध विराम का ऐलान करना था, जब भारतीय सेना जीत की दहलीज पर थी। इस युद्ध विराम ने नियंत्रण रेखा एलओसी खींच दी और कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। और फिर आया अनुच्छेद 370 का विवादित फैसला। शेख अब्दुल्ला की मांगों को मानते हुए नेहरू ने संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल करवाया, जिसने जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया। सरदार पटेल जैसे कई नेता इसके खिलाफ थे, लेकिन नेहरू की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। आलोचकों का मानना है कि इसी अनुच्छेद ने कश्मीर में अलगाववाद को दशकों तक जिंदा रखा। अगर कश्मीर एक नासूर था तो 1962 का चीन से युद्ध एक ऐसा राष्ट्रीय अपमान था जिसने नेहरू को अंदर तक तोड़ दिया। नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में यकीन करते थे और कभी सोच भी नहीं सकते थे कि चीन भारत पर हमला कर सकता है। उन्होंने सैन्य तैयारियों पर ध्यान नहीं दिया। उनकी फॉरवर्ड पॉलिसी, जिसका मकसद सीमा पर भारतीय चौकियां आगे बढ़ाकर चीन को रोकना था, बिना किसी मजबूत सैन्य तैयारी के लागू कर दी गई। नतीजा ये हुआ कि जब 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने लद्दाख और नेफा, आज का अरुणाचल प्रदेश में हमला किया, तो भारतीय सेना इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। हमारे सैनिक, जिनके पास ना तो पूरे हथियार थे और ना ही कड़ाके की ठंड में लड़ने के लिए गर्म कपड़े, बहादुरी से लड़े लेकिन टिक नहीं सके। यह भारत की एक तरफा हार थी। चीन ने भारत की जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस हार ने नेहरू की अंतर्राष्ट्रीय छवि को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने खुद संसद में माना कि हम हकीकत से दूर अपनी ही बनाई हुई दुनिया में जी रहे थे। इस हार ने उनके स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया और वो इस सदमे से कभी उभर नहीं पाए। इसके 2 साल से भी कम समय बाद 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। ये दो विवाद नायक नेहरू की छवि को चुनौती देते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या उनके फैसलों ने देश का नुकसान किया। तो आखिरकार जवाहरलाल नेहरू कौन थे, एक नायक या खलनायक? जब हम उनके जीवन की पूरी तस्वीर देखते हैं तो जवाब किसी एक शब्द में देना नामुमकिन हो जाता है। नेहरू की विरासत उनके ही व्यक्तित्व की तरह बहुत जटिल है। उसे काले और सफ़ेद में नहीं आंका जा सकता। एक तरफ वो नेहरू हैं जो यकीनन एक नायक हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी जवानी के 9 साल ब्रिटिश जेलों में गुजारे, वो आधुनिक भारत के निर्माता जिन्होंने एक बिखरे हुए देश को लोकतंत्र, संविधान और संसदीय प्रणाली की मजबूत नींव दी, वो दूरदर्शी नेता जिन्होंने आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना की, जिनकी वजह से आज भारत दुनिया में सिर उठाकर खड़ा है। वो एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष थे जिन्होंने पटवारी की आग के बावजूद भारत को एक हिंदू पाकिस्तान बनने से रोका। लेकिन कहानी का एक दूसरा रुख भी है। यहाँ वो नेहरू है जिनकी नीतियां पर गंभीर सवाल उठते हैं। कश्मीर मुद्दे पर उनकी भूमिका, चाहे वो यूएन जाने का फैसला हो या अनुच्छेद 370 का, एक ऐसी ऐतिहासिक चूक के तौर पर देखी जाती है जिसका असर देश आज तक महसूस कर रहा है। 1962 में चीन से मिली हार उनकी विदेश नीति और सैन्य अदूरदर्शिता पर एक ऐसा सवालिया निशान है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। तो हम नेहरू का मूल्यांकन कैसे करें? सच तो यह है कि नेहरू कोई देवता नहीं थे।
वो एक इंसान थे और इंसानों से गलतियां होती हैं। उनकी कुछ गलतियां बहुत बड़ी थी जिनके नतीजे भी गंभीर हुए, लेकिन उनका योगदान भी उतना ही ऐतिहासिक है। उन्होंने भारत को एक ऐसा मजबूत लोकतांत्रिक और संस्थागत ढांचा दिया जो 75 साल बाद भी न सिर्फ खड़ा है बल्कि फल फूल रहा है। आज की राजनीति में नेहरू को अक्सर दो छोरों पर देखा जाता है। एक खेमा उन्हें भारत की हर समस्या का जिम्मेदार ठहराता है, तो दूसरा उन्हें एक ऐसे महापुरुष के तौर पर देखता है जिनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। दोनों ही नजरिए अधूरे हैं। नेहरू की असली कहानी इन दोनों के बीच में कहीं है। वो एक महान नेता थे जिनके पास एक आधुनिक और मानवीय भारत का सपना था, लेकिन वो एक ऐसे इंसान भी थे जिनके कुछ फैसलों ने देश के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी। शायद नेहरू को नायक या खलनायक के खांचे में बांटना ही सबसे बड़ी गलती है। वो अपने समय के नेता थे जिन्होंने अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना अभूतपूर्व साहस और कभी कभी बड़ी गलतियों के साथ किया। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता मानते हैं, या आपको लगता है कि कश्मीर और चीन पर उनकी गलतियां उनके योगदान पर भारी पड़ती हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। नेहरू की कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास का विश्लेषण करें और अपने नेताओं को उनके अच्छे और बुरे दोनों कामों के आधार पर तौलें। और यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, एक ऐसा लोकतंत्र जिसका सपना खुद जवाहरलाल नेहरू ने देखा था। धन्यवाद।